हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जो कि सीटीएससी के लिए भी थी, साथ में हर तरीके के कंपटीशन एग्जाम के लिए भी थी। बट वो सीरीज किसी कारण मैंने बीच में छोड़ दी थी। अब उसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि अभी आपके सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम आने वाला है जो कि नवंबर में होगा ऑफलाइन, और फिर वही जनवरी में होगा एक ऑनलाइन करके। मतलब पहले यही एग्ज़ाम सीटीएससी होता था, अब इसी एग्ज़ाम का नाम चेंज कर दिया, दैट इज़ एनटीएसटी, नेशनल टैलेंट सर्च टेस्ट। एक्चुअली पहले क्या होता था, ये सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता था, बट अब ये पहले जो था ये 9 to 12 था, अब ये 6 से 12 तक कर दिया है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है वो अलग तरीके से अब कंडक्ट होने स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट ईयर दिया था वो 16th नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन था, मतलब सीटीएससी था। अब जो हम एग्ज़ाम देंगे, जो कि मैं नवंबर में बात कर रही हूँ 2023 में, वो होने वाला है दैट इज़ 17th नेशनल टैलेंट सर्च टेस्ट। तो हम उसी के रिगार्डिंग अब नए तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। एमसीक्यू सीरीज़ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी, चैप्टर वाइज सीरीज़ आपको मिलेंगी, मतलब होल सिलेबस की सीरीज़ में यहाँ पे आपको करवा दूँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। एंड इसके जो नेशनल टैलेंट सर्च टेस्ट है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो कि इसका फ़ी कितना रहेगा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके अंदर किस तरीके से सिलेबस होगा, वो सारा डिटेल जिस तरीके से मैंने 16th के लिए बनाया था उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे विदिन 2 और 3 डेज आपको इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो दे दूँगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ को, जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस टाइप के थे। मतलब अगर मैं कहूँ हमारी कॉलोनियल टाइम पीरियड से जब हम निकले थे, फाइनली 1947 में हमें जब एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि आज़ादी मिली थी, क्योंकि उससे पहले जो हमारा देश था वो कॉलोनियल टाइम पीरियड में था, जो कि 200 साल तक हम पे अंग्रेज़ों ने राज किया था। ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हमारे सामने था। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसे थी, ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस है दैट इज़ डेवलप थी, अंडर डेवलप थी, स्टैग्नेंट थी, या बोथ बी एंड सी थी। तो बेटा उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो अंडर डेवलप भी थी और साथ में स्टैग्नेंट भी थी। अंडर डेवलप का मतलब होता है जिस इकोनॉमी में अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई है, दैट मीन्स अभी डेवलपमेंट के चांसेस उसमें और हैं, रिसोर्सेज अभी बहुत सारे आइडल है जिनको और यूज़ किया जा सकता है बेटर तरीके से। और स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुक जाना, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल रुकी हुई थी। तो इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, अभी 2 ही सेकंड पहले मैंने आपको समझाया रुकी हुई इकोनॉमी। अब रुकी हुई इकोनॉमी ये तो सिर्फ एक मैंने आपको समझाने के लिए समझाया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो इनकम है वो भी रुक जाती है और साथ में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ही लो होती है। तो जहाँ पर भी आपको स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात मिले, दैट मीन्स आपको प्रोडक्टिविटी प्लस इनकम दोनों को ध्यान में रखना है, और दोनों ही बहुत कम होनी चाहिए, रुकी हुई होनी चाहिए। ऐसी अगर इकोनॉमी है तो वो कैसी हो जाएगी, वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। तो ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लिटिल ग्रोथ इन इनकम बिल्कुल है, हाई ग्रोथ इन इनकम नहीं है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। तो इसका हम कह सकते हैं बोथ ए एंड सी, ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेक्टर वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू जीडीपी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा आज की बात करो, कल की बात करो, कभी की बात करो, इंडियन इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलती है, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इंडिया जो है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो उस टाइप पे भी एग्रीकल्चर पे करता था। इसका ऑप्शन जाएगा ए। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके के ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर। लैंड होल्डिंग्स जो है वो किस तरीके की थी, मतलब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो किस तरीके की थी। बेटा वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड थी, मतलब बिखरी हुई थी, साथ में स्मॉल थी, छोटी छोटी थी। तो इसका ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। बी लार्ज है वो नहीं होगा, लार्ज तो बाद में हुई है जब ज़मीनों को इकट्ठा कर दिया गया था, उस टाइम पे जब रिफॉर्म्स हुए थे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम पे। तो इसका ऑप्शन डी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, फार्मिंग विच फोकस ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। ऐसी फार्मिंग जो हम प्रॉफिट मोटिव नहीं करते हैं,
सिर्फ फैमिली के चलाने के लिए करते हैं, बेसिक नीड्स जिससे पूरी हो जाए, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ऐसी फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो लाइफ को, मतलब हम सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं करते, हम सिर्फ अपनी लाइफ को एक तरीके से चलाने के लिए करते हैं। मतलब हमने इतना कमाया कि हमने खा लिया, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई। सरप्लस या ज़्यादा बेनिफिट के लिए जो भी फार्मिंग की जाती है दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो कि हम सरप्लस या प्रॉफिट के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज कॉज्ड बाय। हमारा देश जो है वो बिल्कुल ही हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था, वर्ल्ड वाइड फेमस था, दूर दूर तक लोग हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ों को खरीदते थे। अब वो सडनली ख़त्म हो गया था। इसका रीज़न क्या था? ब्रिटिश ने अपनी टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। एग्जैक्टली ये ऑप्शन सही है। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट, ये भी सही है। चेंज इन द पैटर्न ऑफ द डिमांड, दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें सही है। पैटर्न जो डिमांड था, डिमांड का, वो भी चेंज हो गया था। मशीन मेड प्रोडक्ट आ गए थे तो हाथों वाली चीज़ें बहुत महंगी होती थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी, तो ये भी कंपटीशन वाली बात थी। और ब्रिटिश ने जो टैरिफ पॉलिसी लगाई थी वो भी एक तरीके से इसका मेन कॉज था। तो इसका जो ऑप्शन आएंगे वो डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। विच इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया गॉट सेवरली अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल? सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट हुई थी कॉलोनियल टाइम पीरियड में तो वो कौन सी चीज़ थी? दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट तो ख़त्म ही हो गया था जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस था कभी किसी टाइम पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ। इंडिया जो है वो किसका एक्सपोर्टर था? इंडिया हमेशा, अगर मैं बात करूँ इंडिपेंडेंस के टाइम की, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर था। तो हम क्या बोलेंगे, क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, रॉ मटेरियल वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता था। तो इसका ऑप्शन ए जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, इनका हम इम्पोर्ट करते थे। देन क्वेश्चन नंबर 9, स्वेज कैनाल वॉज ओपन इन। स्वेज कैनाल जो कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपनी फ़ायदे के लिए कैनाल बनाई थी, आर्टिफिशियल कैनाल थी जो कि 1869 के अंदर बनाई थी अपनी फॉरेन ट्रेड को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था इंडिया का कॉलोनियल टाइम पीरियड के टाइम पे? तो हाई बर्थ रेट, जो बर्थ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोग जन्म भी बहुत ज़्यादा लेते थे। हाई डेथ रेट, और डेथ रेट भी बहुत हाई थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कहने का मतलब जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी हमारी, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से, अवेयरनेस कम होने की वजह से, ये तीनों ही चीज़ें बहुत हाई थी। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज। बेटा ये जो चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा।